जी हाँ, आपकी तैयारी बहुत कम वक्त में बहुत बेहतरीन तैयारी होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th उर्दू 100 मार्क्स के सभी वीवीआई सब्जेक्टिव सवालात को कवर करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपकी बहुत ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा और आप लोगों को मालूम भी चल जाएगा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोगों को किस तरह बनाना रहता है। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मार्कशीट जो काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे जाना है उस वेबसाइट पर और कैसे आप लोगों को वो सारा सेट जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है वो सेट। ठीक है, आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले देख पा रहे होंगे आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा कि दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। आपका रहेगा मुहर्रम, दशहरा का दशहरा, उसके बाद दुर्गा पूजा, दशहरा में बना सकते हैं, फिर दुर्गा पूजा में, या फिर अखबार पर मबनी, उसके बाद सैलाब, मौसम बिहार, तालीम से फायदे। इस तरह का आपका ऑप्शन रहेगा। 6 ऑप्शन, 6 में से किसी एक पर बनाना रहता है। तो हम लोग मुहर्रम के ऊपर फाइनली एक वीडियो बना चुके हैं और मुहर्रम का आप लोग याद कर लीजिएगा। इस बार चांस है कि मुहर्रम पर आ सकता है और तालीम से फायदा इस पे आ सकता है, तो आप लोग ये दोनों को याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आपको पूछ रखा है कि दर्ज झेल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए। मैंने जिस पे तशरीह करने का ट्रिक बताया था उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग जाइए उस तशरीह वाला वीडियो को देखिए और आराम से 4 नंबर को जो है फिक्स कीजिए। 4 नंबर कैसे आपको उठाना रहता है मैं आप उसमें जो है पूरी तरीके से अच्छे से मैं समझा दिया हूं। 9 मिनट का वीडियो होगा, लगभग 9 मिनट उसी तरह, तो आप लोगों को 9 मिनट के अंदर मैं उसको पूरी तरीके से मैं समझा चुका हूं। फाइनली फिर भी मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को समझाने की थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा सारे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। क्या कह रहा है? मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। तो तशरीह आपको कैसे क्या करना रहता है? तशरीह में आपको करना रहता है सबसे पहले कि ये शेर जो है किसकी लिखी हुई शेर है। ठीक है, आपको उसका नाम बताना रहता है और ये शेर कहां से लिया गया है उसका नाम आप लोगों को बताना रहता है। तशरीह में क्या क्या करना रहता है? जो शेर किसका है उसका नाम लेना रहता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि ये शेर कहां से उठाया गया है उसको, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, एक बार मैं तर्ज के ऊपर मैं पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा हूं कि मुझे दिल की खता पे यास शर्माना नहीं आता, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, और पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि इस शेर को कौन लिखा है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना रहता है कि मुंदरजा बाला अशआर उर्दू के मशहूर व मारूफ पेशे नज़र यानी हमारे निसाब में जो शामिल है पेशे नज़र यगाना चंगेज़ी के ध्यान रखिएगा। ये शेर लिखने वाले इसके मुसन्निफ कौन है? तो यगाना चंगेज़ी है, यानी पेशे नज़र शेर यगाना चंगेज़ी के शामिल निसाब दूसरी गज़ल से माखूज है, यानी दूसरी गज़ल से इस शेर को लिया गया है। उसके बाद इस शेर में कहना क्या चाहता है मैं उसको भी आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, अब कह रहा है कि इस शेर में शायर ने जमाने के क्या कह रहा है? इस शेर में शायर ने जमाने के इल्जामात को रद्द करते हुए अपनी कारकर्दगी की इत्मीनान का इजहार करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस शेर में शायर कहता है कि मुझे जो है किसी का इल्जामात को अपने सर नहीं लेना है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, यानी पराया दूसरे का जुर्म को, दूसरे का शर्मिंदगी को, दूसरे का गलती को, दूसरे का खता को अपने नाम लिखवाना नहीं आता, यानी अपने नाम पर अपने इसमें जिम्मेदारी पर जो है वो अपना गुनाह अपने ऊपर जो है नहीं लेना चाहता, दूसरे का गुनाह को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। यही ये शेर कहने का मतलब है। ठीक है, बाकी आप लोग तशरीह देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आएगा। अब देखते हैं, सॉरी ट्रिक वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहां पे किस तरह फिल करना है। 4 नंबर आप लोगों का फिक्स होने वाला। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, यहां पे आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि सूरज है गोना मेहरबा है, सरपा नीला साहिबा, ए आसमा दाइम रहे साया तेरा। अब देखिएगा इस शेर में क्या कहना चाहता है। सबसे पहले आपको तो मुसन्निफ का नाम बताना है कि मज़कूरा शेर खलीलुर रहमान अज़मी के ज़ेरे निसाब दूसरी गजल के मक्ता से माखूज है। देखिएगा मक्ता किसको कहते हैं, जिसमें शायर जो है अपना शेर का इस्तेमाल, सॉरी शायर जो है अपना शेर में अपना नाम इस्तेमाल करे, उसी शेर को मक्ता कहते हैं। कहने का मकसद यह है कि लास्ट वाला शेर में मक्ता का इस्तेमाल होता है, नाम का इस्तेमाल होता है, और लास्ट वाला शेर को ही मक्ता कहते हैं, शुरू वाला शेर को मतला कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतला किस कौन है और मक्ता कौन है। मतला शुरू वाला शेर, मक्ता लास्ट वाला शेर। आपका ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर यहां से हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा सूरज, यहां पे देखिए मक्ता कहां इस्तेमाल किया, सूरज है गोना मेहरबा, ए सरापा नीला साहिबा, ए आसमा दायम रहे साया तेरा। ये आपका हो गया। ये क्या है, मक्ता का शेर है, और इसके मुसन्निफ कौन है आपको ध्यान से सुन लेना है। मज़कूरा शेर खलीलुर रहमान अज़मी के ज़ेरे निसाब दूसरी गजल का मक्ता है। पहला 2 गजल लिखा है इन्होंने, अब आपके निसाब में 2 गजल लिखा है, तो दूसरी गजल का जो है मक्ता है, यानी लास्ट वाला शेर है, ठीक है। और बाकी क्या कहना चाहता है इसमें कि चुनांचे शायर कह रहा है कि आसमां को अपना मुहाफिज तस्लीम करते हुए दुआओं से नवाजा है और कायनात का आफाक तसव्वुर पेश किया है। उसके बाद ये लिख देना है, उसके बाद आपको लिख देना है कि चुनांचे शेर कहता है, थोड़ा सा लॉन्ग करने के लिए चुनांचे शेर कहता है, उसके बाद ये वाला शेर आपको उठा करके डाल देना है डायरेक्टली, तो आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर पे यहां पे क्या कह रहा है कि गालिब वजीफा ख्वार हो दो शाह को दुआ कि, और आगे है कि वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। अब देखिएगा थोड़ा तर्ज के साथ कि गालिब वजीफा ख्वारी हूं दो शाह को दुआ, गालिब वजीफा ख्वारी हूं दो शाह को दुआ, वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं, वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। इस शेर में आपको गालिब से मुराद यहां पे पता चल रहा है कि इसके मुसन्निफ गालिब ही होंगे, और गालिब जब इस्तेमाल किया है जाहिर सी बात है कि यह शायर का जो है, शेर का जो है सबसे लास्ट वाला शेर होगा, और सबसे लास्ट वाला शेर क्या होता है आपका, क्या होता है, मक्ता होता है। आप इससे काफी इजी से बना सकते हैं, इस शेर को थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस शेर में शायर ने अपना तखल्लुस पेश किया है, इनके मुसन्निफ गालिब है, और आप लोग जो बताने का तरीका है उसको ध्यान से सुनिए। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ, इसमें कह रहा है कि पेशन है जो शेर मिर्जा गालिब के ज़ेरे निसाब पहली गजल से माखूज है, और यह गजल का मक्ता है। और ये क्या है, गजल का मक्ता है, ये एक दुआया शेर है। ये क्या है, एक दुआया शेर है, ठीक है, यानी दुआ करने वाला ये शेर है। आगे अब इसमें लास्ट में कह रहा है गालिब, क्या कह रहा है कि गालिब कहता है कि वो जमाना गया वह दिन गया, अब मैं किसी का नौकर नहीं हूं। ऐसी सूरत में यह शेर शायर की ऊपर खुद अपने आप में एक तंज है। शेर के ऊपर जो है खुद अपने आप में जो है शेर जो है शायर के ऊपर खुद अपने आप में एक तंज है, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद आपको लिख देना है कि चुनांचे, क्या लिख देना है, चुनांचे इस शेर चुनांचे शायर खुद लिखता है, ये वाला आपको फिल कर देना है फिर से, ठीक। आपका ये वाला आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट, ठीक है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि खुदा ही जाने यगाना, यहां देखिएगा यगाना, यहां पे आपका क्या किया है, मक्ता का शेर है, यानी यगाना यूज किया है। ये क्या किया, तखल्लुस, ये इस्तेमाल, जो भी शेर अपना जिस नाम को इस्तेमाल करते उसी नाम को कहते हैं तखल्लुस। यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका तखल्लुस का मिसाल दे, अगर यगाना ऑप्शन में यगाना बता देना है। देखिएगा कि खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हुआ, कि खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात
पे शक दिल में आए हैं क्या क्या, खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। अब इस शेर में कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं इस शेर के मुसन्निफ कौन है। देखिए, पेशे नजर शेर यगाना चंगेजी के जेर निसाब पहली गजल से माखूज है। यहां से आपको नाम देख के ही पता चल रहा है कि यगाना चंगेजी का ही ये शेर है, इसलिए यगाना चंगेजी अपना इस नाम इस्तेमाल किया है। तो आपको बताना है पेशे नजर शेर यगाना चंगेजी का पहली गजल के जो है मक्ता है, क्या है, पहली गजल के एक मक्ते का शेर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली गजल के जेर निसाब गजल का जो है मक्ता है। इसके इस शेर में शायर अपनी जात से लाइल्मी का इजहार किया है, यानी अपनी जात, अपने बारे में लाइल्मी यानी जिसका कोई इल्म न हो, अपने जात के बारे में वो बताया है कि मुझे इल्म नहीं है, मैं कौन हूं क्या हूं, बता रहा है ना, खुदा ही जाने, यानी मैं कौन हूं क्या हूं खुदा ही जाने। ठीक है, मैं कौन हूं क्या हूं। ठीक है, अब आगे कर रहा है कि खुद अपने जात पे इसको शक हो रहा है, खुद अपने जात पे क्या हो रहा है, इसको शक हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको लास्ट में कहना चाहता है कि खुदा मुझे कुछ नहीं मालूम है, मेरी हकीकत का सही इल्म सिर्फ खुदा को ही है, मेरी हकीकत का सही इल्म सिर्फ खुदा ही को है। उसके बाद आपको फिर लिख लेना है कि चुनांचे शायर कहना चाहता है, उसके बाद ये शेर पूरा फिल कर देना है। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, ये वीडियो देख के आपको जो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कोई भी शेर का तशरीह काफी इजी तरीके से कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है वो ट्रिक वाला वीडियो को आप लोग 9 मिनट को देख करके फटाफट से आप लोग फिक्स कर लीजिए 4 नंबर। ठीक है, देखिएगा, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपके निसाब में रहता है, क्या पूछता है क्वेश्चन के दर्ज इक्तिबास की तशरीह सियाक व सिबाक के हवाले से कीजिए। सियाक व सिबाक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने शेर में पढ़ा कि तशरीह कीजिए, लेकिन इसमें आपका सियाक व सबाक के हवाले से, यानी सियाक और सबाक। सियाक का मतलब होता है शुरू और सबाक का मतलब होता है लास्ट, यानी उस के बारे में यहां से लेकर यहां तक अगर आप एक बार पढ़ेंगे, यानी ये कहां से, इसको भी वही है, ये अफसाना किस्सा कहानी इससे उठाया जाता है, तो ये पूरा पैराग्राफ बड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये कहां से लिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना रहता है कि पेशे नजर इक्तिबास अहमद जमाल पाशा के इंशाइया हिजरत से माखूज है। ये जो इक्तिबास लिया गया है कहां से लिया गया है, तो पेशे नजर अहमद जमाल पाशा के इंशाइया हिजरत से लिया गया है। इस इक्तिबास में इंशाइया निगार ने हिजरत के मुख्तलिफ यानी अलग अलग अकसाम बयान करते हैं, यानी अलग अलग किस्म बयान करते हैं, किस्म की जमा होती है अकसाम बयान करते हुए उन हजरात के हिजरत के बारे में फरमाते हैं कि मुआशरे के वैसे अफराद जो कस्ब मुआश के लिए अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। बाकी इस तरह बता देना है। उसके बाद इसी से आपको काट छाट के अपने से खुद से बना ले, ज्यादा तो टाइम है नहीं, इतना मैं अगर बताऊंगा तो क्या पता आपके जहन में आए ना आए, तो आप लोगों को इतना भी लिख के आ जाना है भाई, छोड़ के नहीं आना है। कोई भी स्टूडेंट, लड़की लोग क्या करती हैं ज्यादातर कि क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, बनाते नहीं है, लेकिन आपको हर हाल में बना के आना है। अगर बना के आएंगे ना, कुछ भी बना के अगर आते हैं, राइटिंग वगैरह ठीक ठाक है, तो आपको नंबर पूरा पूरा मिल ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है, आपको वो मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम है तो इसका भी तशरीह करने बोल रहा है आपको। देखिएगा, ऑर्डर के मुताबिक मैं तीसरे रोज धूरन गांव के स्कूल में हाजिर हो गया था। स्कूल में मेरे अलावा दो असातिज़ा और थे, जनाब बदरुद्दीन स्कूल इंचार्ज और दूसरी अमीर अली जो मेरे तरह मुआविन मुदर्रिस थे। अमीर अली की सर्विस जो है नौकरी 15 बरस पुरानी थी, उनका पिछले साल ही यहां तबादला हुआ। अब आपको बताना है ये जेर नजर इक्तिबास जो कहां से लिया गया है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं, फटाफट से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपको बताना है जेर नजर इक्तिबास सलाम बिन नज़्ज़ा के शामिल निसाब अफसाना इब्राहिम सिक्का से माखूज है, जिसमें अफसाना निगार खुद कहानी के एक किरदार की शक्ल में बयान करता है, खुद कहानी के जो है एक किरदार की शक्ल में बयान करता है, जहां धूरन गांव में 25 साल कब्ल यानी 25 साल पहले एक मुअल्लिम यानी एक टीचर, एक लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुका था, यानी खिदमत की जमा होती है खिदमत अंजाम दे चुका था। बाकी हम लोग इसका आंसर डायरेक्टली आंसर शीट में जाकर के देख लेते हैं। ठीक है, चलो आंसर शीट में देख लेते हैं, कहां गया, ऑब्जेक्टिव की तरफ आ गया। चलो आंसर शीट में डायरेक्ट देख लेंगे तो आपको भी थोड़ा सा मजा आएगा। डायरेक्ट मैं बोलता हूं अपने से, तो क्या पता आप लोगों को समझ में आए नहीं आए, तो आंसर शीट आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। कहा गया, चलो ये तो मुहर्रम वगैरह, हाँ तशरीह का पेश नजर शेर मिर्जा गालिब के, हाँ ये तो हो गया क्लियर। चलो
तशरीह वाला, ये वाला हम लोग ये वाला नीचे वाला देख रहे थे, कौन सा नीचे वाला देख रहे थे? जेरे नजर इक्तिबास सलाम बिन नज़्ज़ाक के शामिल निसाब अफसाना इब्राहिम सिक्का से माखूज है, जिसमें अफसाना निगार खुद कहानी के एक किरदार की शक्ल में बयान करता है, जहां धूरन गांव में 25 साल कबल एक मौलिम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुका था और अब दोबारा इस स्कूल में इंस्पेक्टर की हैसियत से तानियात हुआ था, जहां बदरुद्दीन और अमीर अली नाम के दो मौलिम तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे थे। दूसरे मौलिम अमीर अली ने इस स्कूल के पास ही एक छोटा सा कमरा किराया पर ले रखा था। अमीर ने इंस्पेक्टर के साहब को अपने साथ रहने की दावत पेश कर दी थी, जिसे इंस्पेक्टर साहब ने बखुशी कबूल कर लिया था। इस तरह धुरन गांव में इंस्पेक्टर साहब की रिहाइश का मसला हुआ। ठीक है, तो आपका ये इतना बना देना रहता है। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा एक आता है आपका तलखीस पेश करने के लिए, क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। क्वेश्चन में तलखीस देख लीजिए, किसका तलखीस आपको पेश करने बोल रहा है। कहां गया क्वेश्चन? चलो नीचे आएगा तलखीस वाला क्वेश्चन। तलखीस तलखीस वाला क्वेश्चन किधर चले गया? 7 4 5 तशरीह तो हो गया, चलो या 5 नंबर क्वेश्चन, 5 के बाद 6 वाला क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ, 2 नंबर वाला क्वेश्चन का पहले हम लोग जवाब दे देते हैं, देख लेते हैं एक बार फटाफट से। 2 नंबर वाला क्वेश्चन का यहाँ देखिए, क्वेश्चन पूछ रखा था मौलाना आजाद का असल नाम क्या था, तो आपको जवाब देना है। मौलाना आजाद का असल नाम मोहिउद्दीन था। यहाँ पे आपका 2 नंबर का भी तैयारी हो रहा है और 1 नंबर वाला भी तैयारी हो रहा है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। मौलाना आजाद का असल नाम मोहिउद्दीन था। उसके बाद इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। आपको क्वेश्चन पूछ रखा था कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन है, तो बस मौत लगाना है खाली, इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। उसके बाद अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद जनाजा को कांधे देने का प्रॉमिस लिया था। अब यहां क्वेश्चन पूछ रखा था कि किसने अपने बेटों से मौत के बाद जनाजा को कांधा देने का प्रॉमिस किया था, तो अम्मू ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन है अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई थी, तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913, इतना ही तो याद रखना है। उसके बाद देखिए बागो बहार के मुसन्निफ का नाम क्या है, तो बागो बहार के मुसन्निफ का नाम मीर अमन दहलवी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया 2 नंबर वाला क्वेश्चन। यहां पे आपका 1 नंबर वाला भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे, नज्म मुतशायर जफर कमाली की तख्लीक है। आपको क्वेश्चन पूछ रखा है नज्म मुतशायर किसकी तख्लीक है, तो जफर कमाली की तख्लीक है। उसके बाद हर मुल्क माअस्त से मुराद सारी जमीन हमारी है, यानी हर एक मुल्क हमारी है, मुल्क है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कल-ई अरबी जुबान का लफ्ज है। कल-ई किस जुबान का लफ्ज है, तो कल-ई अरबी जुबान का लफ्ज है और उसका माना है रांगा होता है। रांगा जानते हैं आप लोग, जिसको पेंट करते हैं, जैसे बर्तन वगैरह ये सब में क्या करते हैं हम लोग, पेंट लेपा चढ़ाते हैं ना बर्तन वगैरह में, वो जो पेंट कलर चढ़ाता है उसी को रांगा कहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सोना चांद ये जो है सोनार क्या करता है, सोना चांदी में जो चढ़ाता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रांगा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को, तो देखिएगा फिर बार बार क्या हो जा रहा है कि आगे पीछे हो जा रहा है, बहुत आप लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा होगा। चलो 2 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, कहाँ गया? हाँ चलो आ गया 2 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर क्या हो रहा है, उधर हाथ ही नहीं लगाना। चलो ठीक है, आप देखिएगा क्या पूछ रखा है आप लोगों को, कल-ई अरबी जुबान का लफ्ज है और उसका माना रांगा है। देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है, खुतूत गालिब एक मजमुआ का नाम है, उर्दू मोहल्ला है। ठीक है, खुतूत जो है गालिब की एक मजमुआ का नाम है, जिसका नाम उर्दू मोहल्ला है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, उर्दू मोहल्ला, और ओदे हिंदी आप लोग बता सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा अच्छा यहाँ पे गालिब के खुतूत का एक मजमुआ का नाम पूछ रहा है, तो उर्दू मोहल्ला आपको बता देना है। यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन पूछ रखा था यगाना चंगेजी का वालिद का नाम, तो यगाना चंगेजी के वालिद का नाम जो है मिर्जा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्जा प्यारे साहब थे। उर्फ क्या थे, मिर्जा प्यारे साहब थे। मैंने आप लोगों को बता रखा है ना कि उर्फ उसी नाम को कहते हैं जो असल नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से मशहूर हो जाए, उसी नाम को उर्फ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है कवायद का। ठीक, शामिल निसाब नज्म मुतशायर जफर कमाली की एक जरीफाना नज्म है। दूसरा क्वेश्चन अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन का आपको यहाँ पे, सॉरी 6ठा नंबर का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है उसका यहाँ पे जवाब दे रखा है। आप लोग थोड़ा सा 5 नंबर वाला क्वेश्चन का जवाब देख लीजिए। यहाँ पे आपको बताना रहता है, क्वेश्चन था कि ये नज़म किससे शामिल है, तो आपको बताना है शामिल निसाब नज़्म मुतशायर जफर कमाली के एक जरीफाना नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने जरीफाना अंदाज में संजीदा और कार आमद गुफ्तगू है और उर्दू शेरो अदब के ताल्लुक से फिक्र मंदी का इजहार किया है। इसका अगर मैं ज़्यादा देर तक पढ़ता हूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसका आप लोग ना एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से पढ़ लीजिएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन को। अब देखिएगा दूसरा नंबर में आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन का जवाब दे रखा है कि ज़ेर निसाब नज़्म गुफ्तगू में शायर ने हिंदू पाक दोस्ती के मौजू पर इजहार ख्याल किया है। यानी हिंदू पाक दोस्ती का मतलब है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के मौजू पर किया है। यह नज़्म गुफ्तगू मान ही लीजिए कि गुफ्तगू कर रहा है, यानी बातचीत कर रहा है। तो एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के मौजू पर जो है यह गुफ्तगू किया गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क है, एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी मुल्क है, लेकिन दोनों मुल्क के दरमियान हमेशा कशीदगी बरकरार रहती है। 1947 ईस्वी से पहले हिंदू पाक दोनों एक ही मुल्क थे और हुकूमत बरतानिया के गुलाम थे, यानी हुकूमत बरतानिया से मुराद अंग्रेजों के गुलाम थे। दोनों मुल्कों के अवाम ने मिलकर एक साथ आजादी की जंग लड़ी और अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल किया। आजादी को तो मिल गई, मगर आजादी के साथ मुल्क की तकसीम यानी मुल्क की बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है, मुसीबत भी साथ मिली, ठीक है। अब देखिए अब तक हिंदुस्तान की दो बड़ी कौम हिंदू मुस्लिम एक ही मुल्क में मिलजुल कर दोस्ती के साथ रहती आ रही थी, ठीक है। अब देखिएगा यहां से आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर से मेरा नीचे हो गया। चलो 5 नंबर वाला क्वेश्चन का फिर से आप लोग दोबारा मैं दे रहा हूं इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 नंबर वाला क्वेश्चन ये है। अब तीसरा नंबर हो गया आपका कितना, दूसरा नंबर ज़ेर निसाब नज़्म गुफ्तगू। ओ अच्छा, इसका ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो हो गया सबका। अब इसको ले लीजिए, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो सारा आपको छापना नहीं है, बस आपको 7 से 8 लाइन में छाप देना है, उसके बाद हो जाएगा आपका। इसका भी स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे आगे तक हो गया। उसके बाद ज़्यादा लंबा लॉन्ग नहीं लेना है। 4 नंबर का आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलो 4 नंबर का हो गया, उसके बाद 5 नंबर का ले लीजिए। चलो 5 नंबर का भी हो गया कंप्लीट। अब देखिएगा अब क्वेश्चन का जवाब, तलखीस तो मैं आप लोगों को बता ही दिया। तलखीस में क्या करना रहता है कि आपको कोई भी पैराग्राफ दे दे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको तलखीस दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट वेट करें सब लोग। तलखीस, हाँ देखिए तलखीस में आपको किस तरह का रहता है क्वेश्चन। मौलाना आज़ाद का सरनामा यहाँ तो जवाब दे रहा है, जवाबनामा है ये। क्वेश्चन जहाँ पे पूछा है वहाँ पे तलखीस होगा। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको पूछ रखा था कि नज़्म मुतशायर का खुलासा लिखिए, नज़्म गुफ्तगू का खुलासा लिखिए, अफसाना टोबा टेक्सिन का खुलासा लिखिए, वज़ीर आगा के इंशाइया के ताल्लुक से किन बातों का इजहार किया है, उसमें नज़्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब क्या का खुलासा लिखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे, इसका सभी का जो है आगे बोल रहा है खुलासा करना बोल रहा है। तो इसमें आपको कितना नंबर मिल रहा है, 5 नंबर। ये अगर आ जाए ना काफ़ी ईजी होगा आप लोगों के लिए, ये अगर अल्लाह करके आ जाए आप लोगों का तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। जितना भी खुलासा करना रहता है तो उसमें आप लोग कुछ भी बना करके लिख सकते हैं। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपका रहता है तलखीस पेश करना है। दरअसल इबारत की तलखीस पेश कीजिए, या फिर इसमें भी एक खुलासा में ऑप्शन देता है, तलखीस पेश करना नहीं आता आपको तो इसका भी कर सकते हैं। दरअसल में से किसी एक का खुलासा कर सकते हैं। कसीदा की रवायत पर रोशनी डालिए, क्या इसमें ये मैं यूनिवर्सिटी में, ये आपका चैप्टर का नाम है नज़्म आवारा का खुलासा, किसी का भी आप लोग इसमें खुलासा कर सकते हैं। तो तलखीस बहुत ज्यादा ईजी रहता है, जो भी स्टूडेंट कमजोर है, जो भी कुछ नहीं पढ़ा है, उसके लिए तलखीस काफी ईजी रहता है। 4 नंबर आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। देखिए दरअसल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। तो अब यहाँ क्या है, दीवान घर के आंगन में बैठी कबूतरों को दाना डालने में अम्मू सच्ची। आप देखिए तलखीस का मतलब क्या होता है कि इस पैराग्राफ आपको बना दे दिया है, इसमें आपको छोटा करना है। छोटा करने नहीं आएगा ना, आप लोगों को मालूम है नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं है जिंदगी भर में, तो किताब खोल के देखे ही नहीं, तो कहां से मालूम होगा। देखिएगा आपको क्या करना है कि तलखीस जब भी पेश करना हो, यहां से आपको पहला लाइन उठा लें, दीवान के घर आंख में बैठी कबूतरों को दाना डालने में अम्मू जो है सोचती थी कि कोरे का ढेर ही बन गया है। यहां से होने के बाद आपको ये वाला छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ के फिर यहां से लिखना है, पोस्ट में कोई खत फेंक जाए, इसके बाद यहां पे छोड़ देना है, फिर यहां से लिख लेना है, कभी जरूरत हुई तो फोन। इस तरह आपको छोटा करके यानी इसको शॉर्ट में लिख देना है। आपको भाई 4 नंबर पूरा मिल जाने वाला है। तो कोई आपको इस तरह खोल के नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को पूरा खोल के बता रहा हूं। तो चलिए यहीं तक आज का सब्जेक्टिव का कुछ वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा है सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा जरूर। ये वीडियो शेयर करने से क्या पता आपका एक शेयर करने से एक आदमी का रिजल्ट अच्छा आ जाए और उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो, 30 नंबर कम से कम प्लस तो आ जाए। क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हुआ बहुत ज्यादा कि सभी स्टूडेंट कह रहा था मुझे कॉल करके, सर हमने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करें नहीं करें समझ नहीं आ रहा है, 30 नंबर कैसे लाएं। कोई तो कह रहा था सर मैं आपका पैर पकड़ रहा हूं, हाथ पकड़ रहा हूं, कुछ किसी तरीके से मेरा 30 नंबर लेके आइए। उन्हीं के लिए मैं सब्जेक्टिव का वीडियो लेके आया हूं। ऑब्जेक्टिव में तो आपको अभी याद करना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्टिव का सिर्फ ट्रिक है कि उसको बना लेना है, जो भी आता है दिमाग में उसको बना करके किसी न किसी तरह आपको एक भी क्वेश्चन का जवाब छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन का जवाब सॉल्यूशन करना है। कुछ भी बने कैसे भी बने आपको हर हाल में बना
बनाना है उसी टॉपिक पर ही उसी तरह घुमा फिरा करके बना ही लेना है किसी न किसी तरह। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों। आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आने वाला जो क्लास आ रहा है आप लोगों को 2023 के लिए अपने भाई बहन दोस्त वगैरह सारे को जोड़िएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी एक मेरे लिए एक काम करें और सबको ज्वाइन जरूर करें। इस चैनल के बारे में सभी स्टूडेंट को जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट। तो अगर आप लोग फ्री में उर्दू के सभी सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग गूगल पे जाना है और यहाँ पे देख लेंगे BOARDPARIKSH। सिंपल से आप लोग इसी को सर्च करना है, स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसको नोट कर लेंगे और गूगल में आकर के आप लोग को सिंपली या फिर किसी ब्राउजर में आकर के इस तरह सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा जहाँ पे लिखा रहेगा बोर्ड परीक्षा www.boardpariksha.com। देख लेंगे यहाँ, इसी में सिंपली आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो आपको हो सकता है अगर नेट अगर स्पीड है तो जल्दी खुल जाएगा, नेट स्लो है तो थोड़ा आपको वेट करना है, खुलने का इंतजार करना। जैसे आपको खुलेगा तो सबसे पहले आपको जो खुलने के बाद आपको इस वेबसाइट में करना क्या है, एंट्री करना है और यहाँ पे आप लोग को लिखा रहेगा PDF डाउनलोड के लिए क्लिक करें। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जो भी चीज़ आप लोग को शो कर रहा है एक बार आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करेगा पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को सिंपली नीचे आना, थोड़ा सा नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग बिहार बोर्ड 12 स्पेशल मॉडल पेपर 2022 10 सेट, यहाँ पे क्लिक हियर का बटन दिया हुआ है, इसी में आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ अगर आप लोग को इस तरह शो हो रहा है तो आप लोग एक बार उसको भी यहाँ से खोल लेंगे। ठीक है, एक बार ओपन कर लेंगे, फिर पीछे आकर के आप लोग को आना है, फिर इस पेज में आ जाने मतलब आ जाएंगे खुद ऑटोमेटिक नीचे आ जाना आप लोग को। नीचे आने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट दिया, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग को उर्दू के बारे में, तो उर्दू वाले में क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे उर्दू वाले में हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की मिल जाएगी, तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का वायरल सेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो उर्दू वाले में जैसे आएंगे नीचे में आप लोग को आना है और नीचे आते आते आप लोग को जो है यहाँ पे मिलेगा आप लोग को सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 10 तक इस तरह, लेकिन यहाँ पे जो वायरल हुआ है लगभग 4 से 5 सेट तक तैयार हुआ है। तो आप लोगों को क्लिक करना है, क्लिक हियर वाला बटन जो दिख रहा है आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको मतलब लोडिंग होने में थोड़ा टाइम ले। जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे क्लिक हो जाएगा, चाहे हम यहाँ सेट 2 में क्लिक किए। ठीक है, जैसे आप लोग क्लिक कर लेंगे, क्लिक करना हो सकता है आपका नेट अगर स्लो है तो थोड़ा लेट से खुलेगा, लेकिन स्पीड है जल्दी खुल जाएगा। और नीचे आ जाएंगे, जैसे इसे नीचे आएंगे यहाँ पे देख पा रहे सेट 2, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे फरतुल्लाह बैग जो है की वफात जो कब हुई, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, फिर नीचे आंसर दिया हुआ है। इस तरह आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की मिल जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग आएंगे और पूरी तरह से बिल्कुल फ्री में सारे 12 प्रश्नों को आप इजीली पा सकते हैं। तो आइए और अपना तैयारी बिल्कुल शुरू कीजिए, सारे सब्जेक्ट का इसी तरह मिल जाएगा। फिर जैसे आप लोग पूरा समाप्त कर दे तो नीचे में आ जाना है और नीचे में आप लोग को मिलेगा एक बटन जहाँ पे मिलेगा आप लोग को नेक्स्ट सेट, देख रहे हैं नेक्स्ट मॉडल सेट, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अलग सेट का देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ ऑल सब्जेक्ट 10 सेट यानी 10 सेट, यहाँ पे क्लिक करके बाकी सारी चीज़ आप लोग चेकआउट करेंगे। चलिए आइए तक वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं जब तक जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।